उसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक को, नए टाइप को, जिसमें आपको मैं प्रत्येक टाइप के लिए एक नया वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रत्येक टाइप में, किसी भी टाइप में आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रत्येक टाइप के लिए एक अलग लेक्चर हम बना रहे हैं, और एक उस लेक्चर को देखने के बाद उस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एसएससी सीजीएल लेवल तक, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, और उससे रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पूरे लेक्चर को सही से समझते हैं तो। ठीक है ना। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर ऑफ नंबर्स। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन पिछले ईयर आए हुए हैं। टीसीएस एग्जाम लेता है एसएससी का, उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही प्रश्नों को मैंने इनका संकलन किया है, ताकि आपको कोई चीज की दिक्कत ना हो, कहीं पर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप ये भी समझ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पे आते हैं, तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल हमारे सामने है एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। सवाल हमारे सामने है, यदि बाई एक पूर्णांक है तो बाई माइनस बाई, यानी कि वाई क्यू है, ऊपर इंग्लिश में सही लिखा है, वाई क्यू माइनस वाई सदैव का गुणज है। किसका गुणज होगा? वाई क्यू माइनस वाई का गुणज पूछ रहा है, सदैव गुणज। इसमें से क्या होगा? तो वाई की वैल्यू कुछ पुट करनी होगी, पूर्णांक है ना वाई, तो वाई की वैल्यू कुछ पुट करो। वाई की वैल्यू अगर आप एक पुट कर देते हैं, y की वैल्यू यदि आप एक पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 1, 1 की पावर कितना भी लगा, 1 सदावार है, उस पर कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहता है। तो 1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख सकते। अगर मैं 2 लगा दें तो 2 की पावर 3 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। सही मिल गया। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। यानी कि हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से आ गया। कोई भी सवाल ज्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आसानी से सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे अगर सही से समझते रहे, तो बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। नंबर सिस्टम, कोई भी टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ लिया, पूरा लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपको कहीं से बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल है, और मैं 10 से 12 क्वेश्चन लगभग 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। जो अधिकांशतः आपने वीडियो देखी होंगी, लेक्चर देखे होंगे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की वीडियो में लोग 12-13 क्वेश्चन करवाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी क्विकली सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका समय कम लगे, समय बचे। तो अगला सवाल हमारे सामने है, 1 से 100 तक 7 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है? जो 4 के गुणज नहीं है। 1 से 100 तक के 7 के तो गुणज हैं, 4 के गुणज नहीं होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बेटा, क्या है? 100 के गुणज, 100 तक 7 के गुणज, 1 से 100 तक 7 के गुणज। आप 100 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 7 चौक 28। यानी कि 7 के अगर गुणज पूछे जाते 1 से 100 तक तो कितने होते? 14। बट हमसे क्या पूछा? 4 के गुणज नहीं होने चाहिए, तो इसमें 4 के गुणज भी शामिल होंगे, क्योंकि 7 चौक 28, 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 28। यानी कि 28 के मल्टीपल भी तो इसमें शामिल है, तो 28 के मल्टीपल डिवाइड लगा दो, इसमें कितने? 3। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं, यानी कि 3। अगर मैं इसमें से ये 3 घटा दें, कहने का मतलब ये जो 11 है ना, 11 जो गुणज है, मतलब गुणज नहीं है, 4 के गुणज नहीं है, तो क्या है? 11। ऑप्शन नंबर बी, आंसर कितना आया? 11। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं सवाल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो अगला सवाल हमारे सामने है, गुणनफल 30 × 24 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो
अगला सवाल है गुणनफल 30 इंटू 24 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30 इंटू 24 पावर लगी है ऊपर 5, मिसप्रिंट है यहाँ पर, पावर कितनी है 5। तो 30 को ऐसे डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 पंजे 30, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य में बदल दिया, पावर कितनी है 5, 5 लगा ली। अगला कितना है 24, 24 को 8 गुणा 3 लिखते हैं, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 त्यों 24। इस पर भी पावर 5 है, कितनी है 5। तो गिनो, 3 की पावर 5 यहाँ पर है, 3 की पावर यहाँ 5 है, 3 की पावर कितनी हो गई 10, 3 की पावर कितनी होगी बेटा 10। अगले 2 की गिनते हैं, 2 की पावर 5 ही है, 2 की पावर 5 थी 15 ही है, 2 की पावर कितनी होगी बेटा 20, 2 की पावर कितनी होगी 20। अब क्या बचा 5, क्या बचा 5। तो 5 की पावर कितनी है 5, 5 की पावर कितनी है 5। तो ये सभी अभाज्य फैक्टर हो गए ना, अभाज्य फैक्टर। तो 3 10 पावर ये, 20 पावर ये, 5 पावर ये, टोटल फैक्टर कितने बनेंगे 20 और 10 30 और 5 35, टोटल फैक्टर कितने बने 35, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ गए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है 2019 में। इस सवाल को करिए आप, बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए। 3600 के कितने गुणनखंड हैं, 3600 के कितने गुणनखंड हैं, ये पूछ रहा है 3600 के कितने गुणनखंड हैं। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3600, तो 3600 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। हमने क्या कि 3600 लिखा, 3600 को इस तरीके बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे 9 गुणा 4 होते हैं 36, और 25 और 100 कितने होते हैं 25 गुणा 4 होते हैं, ऐसे मैंने तोड़ लिया। अब मैं इसको और तोड़े, 4 गुणा 4 कितने हो गए, 2 की पावर कितनी 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर कितने हो गए 4, 2 की पावर कितने हो गए 4, ये 3 की पावर कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 5 की पावर 2, कितने हो गए 5 की पावर 2। इस तरीके से हमने तोड़ लिया, 2 की पावर में तोड़ लिया, 3 की पावर में, 5 की पावर में। अब मुझे गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात कैसे होती है, 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, कितने हो गए 4 1 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 5 45। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा 1 प्लस करके। जब हम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करते हैं तो ये रूल है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जितनी भी पावर है उसमें 1 प्लस करके गुणा कर लेते हैं आपस में, तो हमें क्या मिल जाती है, गुणनखंड की संख्या मिल जाती है। कितनी आई, ऑप्शन नंबर जो डी में है 45, जो ऑप्शन नंबर डी में है बिल्कुल सही है 45। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में है 45। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड जहां के एक विषम संख्या है, जहां एक के एक विषम संख्या, जहां के क्या क्या हो विषम संख्या हो, तो इसकी वैल्यू बताना है, इसका फैक्टर बताना है, एक क्या होगा, इसका एक फैक्टर बताना है क्या होगा। आप इसको कैसे करेंगे ये बात समझो, ये किसको कैसे करेंगे, के विषम संख्या होने चाहिए, कैसी संख्या होनी चाहिए के विषम। तो के स्थान पर विषम क्या होती है 1 3 5 इस तरीके से लिखते हैं ना, तो के विषम संख्या है, तो के स्थान पर 1 लिख के देखो पहले। अगर मैं के स्थान पर बेटा 1 लिख देंगे तो 8 की पावर 2 ही तो बचेगा, 2 इंटू 1 2 ही होते हैं, ठीक, प्लस तो 5 की पावर 2 इंटू 1, क्लियर। तो 8 अठे 64, 5 पंजे 25, तो कितने हो गए 89। जो ऑप्शन नंबर कहीं पर दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहे हैं 89। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर लिया, गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो आपने गुणनखंड ज्ञात कर लिया, इसका क्या होगा, इसका एक फैक्टर क्या है 89, जो हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया। के एक विषम संख्या, के स्थान पर 1 लगा दिया, अगर 1 से नहीं आता तो हम 3 लगा लेते, 3 से नहीं आता तो 5 लगा लेते, इस तरीके से जो 1 से ही आ गया तो हमें आंसर मिल गया, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है,
CGL में ये भी पूछा गया है 2018 में। कोई कठिन सवाल नहीं पूछता है एग्जाम, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना। वैसे तो ये सवाल बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए उसके बाद आपको बहुत सरल लगने लगेगा यही सवाल, ठीक है ना। तो कोई भी सवाल कोई कठिन नहीं होता है, कोई सवाल सरल नहीं होता। अगर आप अच्छे से समझ गए उसके कॉन्सेप्ट को तो आपके लिए वो बहुत सरल हो जाता है, वही चीज, ठीक है ना। यदि n इक्वल टू 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 है, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? आपसे n के गुणनखंड पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, तो 4 की पावर 11 सब में से कॉमन दिख रहा है ना आपको, ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 लिख लिया। यहाँ पर 4 की पावर कितने बचे? 4 की पावर 2 बचे, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 11 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 4 की पावर 2 बचे ना बेटा। और एक कितने बचे? 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 यहाँ बचे, कितने बचे? 4 की पावर 3 यहाँ बचे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपके सबके समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, चार चार को 2 की पावर 22 नहीं लिख सकते क्या? हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 की पावर 3 64, 4 4 16, इन सबको जोड़ लेंगे। कितने हो गए? 4 और 1 5। ओके, ये यानी कि 5 प्लस 4 4 16 प्लस 4 4 16 4 64, ये हो गए। इनको सबको जोड़ो, कितने हो गए? 6 4 10, यानी कि 70 75 80 85, कितने हो गए? 2 की पावर 22 इंटू 85। क्लियर। अब मुझसे क्या पूछ रहा था, एन के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? एन के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? तो 22 तो ये हो गए, ठीक है। और एक कितने, ये 85 को तोड़ो, कितने हो गए? 85 को तोड़ो, कितने हो गए? 17 गुणा 5 में, 17 गुणा 5, 17 गुणा 5। तो एक गुणनखंड इसका एक ये है और एक ये है। तो अब कितने बनेंगे? 22 प्लस 1, 3 गुणा 3, तो सॉरी 1 2 गुणा 2, कितने हो गए? 1 प्लस 1, फिर यहां पर भी 1 प्लस 1, तो कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 23 चौको 92, कितने हो गए? ये 23 हो गए 23 इंटू 2 2 दूनी 4 और 23 चौको कितने होते हैं? 92, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको। समझ में आया होगा ना। अगर ये सही से समझोगे, बिल्कुल सरल मेथड है। मैंने तो ये समझाया इसलिए समय लगा, नहीं तो इस सवाल को करने के लिए तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो बिना पेन पेपर उठाए, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 603 स्टार 59। ये स्टार की जगह पे बेटा क्या लगा है? ये सवाल थोड़ा मिस है हिंदी में, इंग्लिश में सही लिखा है। इंग्लिश में भी स्टार की जगह पे मल्टीप्लाई है, सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 5 9 7 है, 5 9 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये है लिखा हुआ है 603 गुणा 5 9 7 का मान बताइए। अगर मैं ये कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा ना, गुणा करने, तो शायद आपको 2 4 मिनट बीत जाए और सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। सही से देखो तो मुझे अब गुणा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे गुणा नहीं करना है, सीधा मेथड लगाना है। कोई कोई कॉन्सेप्ट ढूंढो क्या होगा यहाँ पर। अगर मैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दें तो हो जाएगा। डिजिटल सम यानी कि क्या है, हमारे पास 9 का नियम, 9 का नियम है। यानी कि 9 का नियम क्या कहता है, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है जो, तो ऑप्शन भी वही 9 से डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए। तो 6 और 3 9, यानी कि ये नंबर है ना वो 9 से डिवाइड हो रहा है। ये जो नंबर है ना 9 से डिवाइड हो रहा है, कहने का मतलब 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 9 का मल्टीपल जो होगा वही सही होगा। 6 3 9, ये तो नहीं होगा, 3 एक्स्ट्रा है। और ये कितना है, ये कितना है, ये चेक करो, 9 तो 9 है ही, ये 9 है, 5 3 8 1 9, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये भी चेक कर लो, इनमें से तो नहीं है कोई, ठीक है। तो 9 तो ये खत्म है ही, 5 3 8 7 15 ये नहीं है, ये 9 तो है ही, 5 3 8 6 14 ये भी नहीं है,
तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर लिया बिल्कुल सही आसान तरीके से आपने, यानी कि हमने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया। ये जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, 6 और 3 9, यानी कि इसका जो मल्टीपल है वो 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए। इसका गुणा होगा इसमें तो 9 का मल्टीपल होगा, सिंपल। तो हमने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है, इसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर, डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, अगला सवाल हमारे सामने है, दो संख्याओं का योग 7 है, दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है। दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या है, उनका व्युत्क्रम का योग क्या है। आपसे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है उसने, इतने हलवा हलवा सवाल पूछ लेता है। एमटीएस में पूछा गया, कोई बात नहीं है। दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वैसे सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए देखते ही लगा दोगे। ठीक है ना, 7/12 करते कैसे ये समझो। योग, अब अगर आपसे दो संख्याएं दे ए और बी, ए और बी, अब इनका व्युत्क्रम करवाए 1/a 1/b, अब इनका योग, तो आप क्या कर रहे हो, बी ए प्लस बी कुछ भी कर लो बटे ए बी, यही तो आ रहा है ना, यही तो आ रहा है ना, योग व्युत्क्रम का योग। तो आप क्या कर रहे हो, यानी कि ऊपर योग बटे गुणनफल हो जाए, योग बटे गुणनफल। तो योग कितना था 7 और बटे गुणनफल कितना था 12। तो आपने क्या कर लिया 7/12, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, ठीक है ना बेटा, यानी कितना हो जाएगा 7/12, गुणनफल 12 था और योग कितना था 7। ठीक है बेटा, आपने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है, अगला सवाल है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल है आपके सामने, 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। करिए आप इस सवाल को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 333 के गुणनखंड पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उसने। देखो 333 की बात कर रहा है, तो हम 3 अगर बाहर ले लें तो 111 बचेंगे। और 111 बहुत प्यारा नंबर है, 111 बहुत प्यारा नंबर है। 111 को आप जानते होंगे, ये 3 × 37 होता है। कितना होता है, 3 × 37। क्या पूछ रहा है, कितने धनात्मक गुणनखंड है, अभाज्य नहीं लिख रहा है, कितने अभाज्य नहीं लिख रहा है, आपसे गुणनखंड पूछ रहा है। दोनों शब्दों में अंतर, अगर अभाज्य पूछता तो 1 2 और 3 ही गुणनखंड होते। कितने होते, सॉरी 2 ही होते। अब कितने हैं, अब कितने हैं, अब अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो कितने होंगे, वो धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है, तो कितने होंगे। आप क्या करेंगे 1 + 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितने हैं, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। कितना हो गया 2 + 1, और यहाँ पर कितना 1 + 1, कितना हो गया 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है। यानी कि 333 के गुणनखंड कितने होंगे 6, क्योंकि आपने 3 × 111 में बदल दिया। 111 तो बहुत प्यारा नंबर है, आपको पता ही होगा 3 × 37 होता है। अब इसके फैक्टर 3 की पावर 2 है, तो 2 + 1 जोड़ लेते हैं हम, जो जितनी पावर होती है। तो यहाँ पर 1 पावर है तो उसमें हमने 1 जोड़ लिया, तो ये 3 है, ये 2 है, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, सेम इसी प्रकार का सवाल है। आप इस तरीके इसको आपने आप खुद ही कर सकते हो। इस सवाल को, इस सवाल को तो आप खुद ही कर दोगे तुरंत। क्या होगा, धनात्मक गुणनखंड पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, धनात्मक। अभी जस्ट अभी इस सवाल को इसी तरीके से किया हमने, क्या किया 444 लिखे, क्या लिखे 444। तो क्या करेंगे हम 4 बाहर लिख लेंगे, गुणा 111 लिखेंगे, 4 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे कितना 3 गुणा इसको लिखेंगे 37, कितना लिखेंगे 37। तो ये कितने हो गए 2 + 1, ये कितने हो गए 1 + 1, ये कितने हो गए 1 + 1। कितने फैक्टर हो गए 3 दूनी 6 दूनी 12, कितने हो गए 12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आया, पूरा लेक्चर समझ में आया, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।